नमस्कार मानसी जी, कैसे हैं आप? जय श्री राम सर। मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। और एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे मिथ आपने क्लासेस में हमारे को दूर करे हैं। तो कुछ उससे एक्साइटिंग ही मेरा मतलब मैं कुछ जानना चाह रही थी आपसे। जैसे सर होता क्या है कि एस्ट्रोलॉजी जो हम देख रहे हैं वो पूरा कर्मा बेस्ड है। हम्म। जैसे एक बच्चा अगर पैदा होता है तो एक एस्ट्रोलॉजर उसका डेट ऑफ बर्थ लेता है, हम्म। उसका टाइम ऑफ बर्थ लेता है और उसका प्लेस ऑफ बर्थ लेता है। हम्म। और उसी को ही वो डिकोड कर देता है कि उसका जो जीवन, ये जीवन जो है वो कैसा होगा। ये जीवन कैसा, मतलब बिल्कुल। अच्छा होगा, बुरा होगा, मीडियोकर होगा, या इस जन्म में कैसे कैसे उसके लाइफ में जो है वो टर्निंग पॉइंट्स आएंगे। तो ये बहुत क्रियोसिटी होती है जानने की कि कैसे एक बच्चे के पैदा होते ही वो ग्रह दशा नक्षत्र सब अपने मतलब रोल एक प्ले रोल प्ले रोल कर प्ले देना। कर लेते हैं। जी जी जी। तो इस पे प्लीज आप बताएं कुछ। देखो मैम, जब कोई बच्चा पैदा होता है जी तो वो शरीर पैदा होता है। जी आत्मा तो ट्रांसफर होके ही आई है। जी आत्मा पुरानी है, शरीर नया है। जी। ये पॉइंट वन, इसमें तो कोई डाउट नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल। क्योंकि दुनिया में दो तरह से धर्म बटे हुए हैं। पहला धर्म वो है जो कहते हैं रीबर्थ होता है, जी जिसमें हिंदुइज्म है, सिखिज्म है, बौद्धिज्म है और जैनिज्म है। जो भी हिंदू धर्म से निकले हुए धर्म है, वो सब मानते हैं कि रीबर्थ होता है। जी। और बाकी धर्मों में, क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में रीबर्थ का कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके। ये दो चीजें आपको पहले कंफर्म होनी चाहिए। जी जी तो अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो बड़ी सिंपल सी बात है, जी सोल तो पुरानी है। जी वो एक फेस स्ट्रक्चर, वो माँ बाप के जीन से तो पैदा हुआ है, जी। लेकिन उसमें अपने आइडियोलॉजी अलग होगी उसकी। उसके कुछ पूर्व संस्कार होंगे जिसको उसके कुछ लेके। पूर्व संस्कार होंगे। जी। माँ बाप हो सकता है काम नेचर के हो, वो अग्रेसिव नेचर का हो। बिल्कुल पॉसिबल है, क्वाइट पॉसिबल। हाँ, तो 100% माँ बाप के ट्रेड्स उस बच्चे में आए, ये पॉसिबल नहीं होता। जी। माँ बाप दोनों डॉक्टर होते हैं, बच्चा स्मगलर बन जाता है, बिल्कुल बुकी बन जाता है। बिल्कुल। तो इस तरह से भी चीजें देखी जाती हैं। जी तो पूर्व संस्कार आते हैं। जी हम जब पैदा होते हैं, जब मैं पैदा हुआ तो मेरे स्वाति नक्षत्र में मेरा मून था। जी। स्वाति नक्षत्र का जो प्लेनेट है, जो ग्रह अधिपति है, वो राहु है। और मेरे स्वाति नक्षत्र की तीसरी पदा थी। तो तीसरी पदा का मतलब ये हुआ कि अप्रोक्सीमेटली 72% स्वाति नक्षत्र जब निकल चुका था, मून ट्रेवल कर चुका था स्वाति नक्षत्र से 72%, उसके बाद मैं पैदा हुआ। तो अच्छा, राहु, मतलब वो आप पीछे से उसको करके आए और अब नेक्स्ट उसके आगे ही आप आए। तो ओके। जब मैं लास्ट लाइफ में कभी मेरी डेथ हुई होगी, जब प्राण छूटे होंगे, तो जी। मेरी राहु की दशा ही चल रही होगी उस टाइम पे, जो इस बर्थ में मेरी कंटिन्यू हुई। तो क्या मतलब एकदम डेथ के बाद ही जीवन मिल जाता है, शरीर मिल जाता है? अब जैसे कहते हैं कि कुछ टाइम लगता है। कुछ टाइम तो लगता ही है, लेकिन दशा तो वही कंटिन्यू होती है ना। मतलब ईश्वर उस चीज को पॉज कर देते हैं हाँ, एंड बिल्कुल। देन उसके बाद जब हम बर्थ लेते हैं कोई भी, तो वो उसके आगे से फिर वो रील चालू उसके हो जाती है। उसके आगे से हमारी जिंदगी मूवी की जो है वो रील चालू जी। चालू हो जाती है। जी 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 जी। तो अगर मैं राहु की दशा के 3/4 में डेथ हुई मेरी, सेवेंटी ओके। फाइव परसेंट निकल गई और मेरी डेथ हुई, तो हम्म। अभी जो 25% बाकी है, वो मैं बचपन में इस जिंदगी में जीऊंगा। ओके। तो इससे हम ये भी जान सकते हैं जैसे कोई इंसान पास्ट अवे हो गया हम्म। तो वो कहाँ पे पास हुआ, मतलब जो भी उसका टाइम है, और आगे अब उसकी जिंदगी कैसे, नेक्स्ट बर्थ उसका कैसे मतलब होगा, ये भी डिसाइड हो जाता है क्या सर? मैम, आइडिया लग जाता है, लेकिन जोग्राफिकल लोकेशन नहीं पता चलती। ओके ओके। जोग्राफिकल लोकेशन नहीं पता चलती, लेकिन जी कुछ चीजों का आइडिया लगता है।
ओके, मतलब एक ग्लिम्स मिल जाते हैं कि एक ऐसे ऐसे ग्लिम्स मिल जाते हैं, है। बिल्कुल। ओके ओके फाइन। और ये शास्त्र में कहाँ लिखा हुआ ये भी बताता हूँ आपको मैं। लेकिन ओके। इससे पहले आप ये चीज समझो जी। कि ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है। जी। 21 मार्च 1992, 1944। जी। कृष्ण चतुर्थी को मैं पैदा हुआ। जब मैं पैदा हुआ तो जो मून था वो स्वाति नक्षत्र की तीसरी पदा में था। जी। तो स्वाति नक्षत्र की जो पहली, दूसरी और तीसरी पदा का जो भी पार्ट मून ने कवर किया, वो लास्ट लाइफ में किया। जी बिल्कुल। अब मेरी अगर आप दशा देखोगे, हर एस्ट्रोलॉजर विंशोत्तरी दशा यूज करता है। हाँ जी। तो विंशोत्तरी जगह मेरी 81 से लेकर 99 तक राहु की है। तो मैं तो 92 में पैदा हुआ। हाँ जी। तो 92 से 99, 7 साल जो मेरी सॉरी, राहु की दशा जो बची हुई थी, वो मुझे इस लाइफ में मिली। ओके। फिर मेरी बृहस्पति की दशा आई। फिर मेरी सैटर्न की दशा आई। अब इस पर्टिकुलर चार्ट के हिसाब से मेरी जो राहु की दशा शुरू हुई, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। बिल्कुल। और फल दीपिका कहती है कि जितने भी लोग राहु के नक्षत्रों में पैदा होते हैं, जिसमें स्वाति आता है, शतभिषा आता है और आद्रा आता है, वो अपना पास्ट लाइफ बैगेज लेके आते हैं। ओके। पास्ट लाइफ बैगेज लेके आते हैं। तो मैं जब अपना स्कूल में था, तो जब गली में दो कुत्ते भी लड़ रहे होते थे, आई यूज टू स्टॉप एंड सी कि कौन सा कुत्ता जीतेगा। अच्छा। और मैं अपने मन में एक कुत्ते को लिख लेता था कि ये जीतना चाहिए, स्ट्रांग लग रहा है, मतलब उसकी करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। जी जी जी। बाद में ये क्रिकेट मैचेस में होने लग गया, स्टॉक मार्केट में होने लग गया। तो प्रिडिक्टिव प्रिडिक्शन की और एनालिसिस की और इन्वेस्टिगेशन की जो मेरी नींव है, वो मेरी राहु ने पिछले जन्म में रख दी थी। मतलब जो आप सीख के आ रहे थे, जहां से आपकी डेथ हुई, मतलब वो आपको पूरा रिकॉल था आपके, पूरा मतलब कहीं ना रिकॉल था। कहीं वो याद था। तो वो आप उस चीज को यूज कर पा रहे थे। इसलिए, और पिछले जन्म में हमें कौन से नक्षत्र ने मारा था, कौन सा नक्षत्र वॉज द कल्प्रिट, वो भी हम इस कुंडली से निकाल सकते हैं। ओके। और इसके लिए हमें यूज करना होता है विनाशिक नक्षत्र। ओके। विनाशिक नक्षत्र हमारे करंट नक्षत्र से, जो कि मेरा इस केस में स्वाति है, उससे 22वां नक्षत्र होता है, ओके। जो कि इधर आएगा 11th हाउस में। तो 11th हाउस होता है यहाँ तो सन इन लॉ का, या डॉटर इन लॉ का, या बड़े भाई का, जीव की अगर बात की जाए, ठीक है। इन तीनों का होता है। तो इन तीनों में से एक एक की वजह से, मेरे मेंटल की वजह से, मेंटल स्ट्रेस की वजह से मेरी डेथ हुई। और वो भाई था। ओके, मतलब इतना हम डीप एनालाइज कर सकते हैं कि डेथ का रीजन क्या रहा। पास्ट लाइफ में डेथ का रीजन आज। विनाशिक नक्षत्र, हम्म। कोट माय वर्ड, विनाशिक नक्षत्र बता ओके। सकता है। और इस लाइफ में भी जिस हाउस में विनाशिक नक्षत्र बैठेगा, हम्म। उनके रिश्ते और आपके रिश्तों में खटास रहेगी। तभी कहते हैं कि कार्मिक, मतलब जो कार्मिक बैगेज होता है या जो भी हमारा कार्मिक होता है, कोई तो पर्सन हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है पर किसी के साथ बनती नहीं है, वो करता कुछ नहीं है लेकिन कभी बनती नहीं प्रॉब्लम है होती है, अच्छी, बनती नहीं है। अच्छी वाइब्स नहीं आती, अच्छी ऑरा नहीं आती, अच्छी एनर्जी एग्जैक्टली। नहीं आती। एग्जैक्टली। अच्छा, ये रीजन इसका ये है। ओके हम्म, ओके। तो अगर हम पास्ट लाइफ की अपनी डेथ अगर प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो हम ये प्रेजेंट लाइफ की भी कर सकते हैं कि बिल्कुल कर रीजन क्या सकते हो सकता है। हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए हमें 64वां नवमांश और 22वां दृेशकांड, जिसको खर नवमांश और खर दृेशकांड बोलते हैं, उसको एनालाइज करना जरूरी है। ओके। और वो हम आगे किसी चैट में वो करेंगे। जी जी जी। हाँ। अब एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, आचार्य मंतेश्वर जी। जी। उन्होंने बुक का निर्माण किया था जो होरा शास्त्र से प्रेरित है। उस बुक का नाम है फल दीपिका। ओके। फल दीपिका में मृत्यु का कारण एक चैप्टर
है कि आपकी कैसे मृत्यु होगी, उसके बारे में पूरी डिटेल में एनालिसिस है। चैप्टर नंबर 14, ओके। जिसमें लिखा है रोग निर्णय अध्याय, उसमें आपको मृत्यु का कारण भी पता चलता है। तो अगर हमें मृत्यु का कारण पता लग गया तो हम उसको टाल तो नहीं सकते, लेकिन मतलब उसके मैनेज कर अकॉर्डिंग सकते मैनेज कर सकते मैनेज हैं कर कि मतलब सकते हो। इतनी प्रॉब्लमेटिक ना हो करके थोड़ा सा वो आराम से हो जाए, क्योंकि डेथ तो फिर होनी ही है। हाँ बिल्कुल। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जब हम उसको मैनेज कर सकते हैं या किसी तरह से संभाल सकते हैं कि जी हमारे बाद और हम हमारे किसी पास वाले आदमी के बाद हम उस चीज को कैसे एनालाइज करेंगे, जी 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 वो बड़ा जरूरी होता है। एस्ट्रोलॉजी इज अ गाइडिंग टूल, मैं कई बार बोलता हूँ। जी जी। एस्ट्रोलॉजी इज अ गाइडिंग टूल, इसको मिस गाइड की तरह नहीं लेना चाहिए। सर ये तो वही हो गया ना कि ये एक तरह से खजाने का नक्शा है। हम्म। वो खजाने तक कैसे पहुंचना है, वो डिकोड कैसे करना है, वो घरों से निकलते हुए और हम उस तक पहुंच सकते हैं। मैम, नक्शा है, खजाने का नक्शा नहीं है। हाँ मीन्स नक्शा तो वो हम्म। खजाना ही हो गया ना कि हमें इस जीवन में क्या प्राप्त करना है, हम आए क्यों है, क्या पूर्व जन्म के अपने प्रारब्ध या संचित वो कर्मा लेके बस, आए। बस बस बस। अब 12th हाउस, जो हमारा 12th हाउस होता है, ये बताता है कि हम अगले जन्म में कहाँ जाएंगे, ओके। जिसको बोलते हैं मृत्यु के बाद का लोक। अच्छा ये 12th हाउस करते हैं। 12th हाउस, 12वें भाव में जो राशि हो, जो जी नवमांश हो, और जी। जो ग्रह बैठा हो, वो सोल रिस्पॉन्सिबल होते हैं मृत्यु के बाद के लोकों के बारे में। ओके फल दीपिका चैप्टर नंबर 14, आखिरी अध्याय कोट किया हुआ है मैंने। और पूर्व जन्म हम देखते हैं नवम भाव से। ओके और इन दोनों को देखने के बाद हमें एक आइडिया लगता है, ग्लिम्स लगता है। कहते हैं ना, हमारा डेस्टिनी 9th हाउस है। ओके। तो डेस्टिनी बनी कैसे है? पुराने पुराने कर्मों कर्मों से। पे। बिल्कुल। तो अपने 9th हाउस के नवमांश को, 9th हाउस में बैठे हुए ग्रह को ढंग से एनालाइज करो, जी। और 9th हाउस में दृष्टि देते हुए ग्रहों को ढंग से एनालाइज करो, तो आपको आपकी पुरानी डेस्टिनी से बहुत ग्लिम्स आएंगे। मतलब अगर हम 9th हाउस को अच्छे से एनालाइज करें तो जो गलतियां हम पास्ट में करके आए हैं उनसे उसको भी तो बचना है। हम बेटर कर सकते हैं, या वो बच उनको सकते हैं कि हमें ये उनसे गलतियां बचना है। दोबारा नहीं दोहरानी, क्योंकि वही है कि पुनर्जन्म की वजह से ही ये कुंडली बनी और कुंडली के हिसाब से ही जीवन चल रहा है, वो अच्छा और बुरा दोनों चीजें चल रही हैं साथ में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम इस पे काम करें तो बहुत सारी चीजों से हम बच सकते हैं। ये सब कुंडली को देखना एक आर्ट है, जी जिसको कोई मास्टर नहीं कर पाया। बिल्कुल। लेकिन कई लोग क्लोज टू मास्टर थे। जी। उसमें से एक थे वरामीर, जो जी। विक्रमादित्य के चीफ काउंसलर थे, ओके। और बहुत बड़े हिस्टोरियन थे, और एस्ट्रोनॉमर थे, और एस्ट्रोलॉजर थे। दूसरे थे आचार्य मंतेश्वर, जिन्होंने फल दीपिका लिखी। तीसरे थे कल्याण वर्मा, जिन्होंने सारावली लिखी। तो अगर आपको अपने पुराने और नए जन्म को डिकोड करना है, तो 12th हाउस और 9th हाउस का बहुत बड़ा रोल है। इनके जी। नवमांश का बहुत बड़ा रोल है, और इनकी वजह से ही आपकी कुंडली बनती है। तो अगर हम ये सब करते हैं तो क्या हम अपना ये प्रेजेंट लाइफ को भी थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं? मैम, बहुत फर्क पड़ता है गाइडेंस से। बिल्कुल। वो, उसको हम क्वांटिफाई तो नहीं कर सकते कितना बेटर कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें पता है कि तूफान आने वाला है, अर्थक्वेक आने वाला है, तो हम उसके लिए रेडी रह सकते हैं। बिल्कुल, ताकि नुकसान कम हो, नुकसान तो होगा नुकसान बट कम हो। नुकसान कम हो।
तो फिर जैसे ये इतना मार्केट में मिथ होता है, इतने एस्ट्रोलॉजर्स है कि ये हो जाएगा, बिल्कुल डेस्टिनी चेंज हो जाएगी, ये ऐसे वैसे, तो ये क्या सही है या गलत है, या ये उनका गलत अपना है। तरीका है? गलत तरीका हो ही नहीं सकता ना, शास्त्रों में तरीका हो ही नहीं सकता। मैं तो कोट कर रहा हूं ना, मैंने कौन सी शास्त्र से, कौन से चैप्टर से, कौन सी वो निकाली। जी किसी इंसान का अपना बनाया हुआ तरीका नहीं हो सकता। शास्त्रों में लिखा है तो कोट कर दो। बिल्कुल। तो जैसे बोलते हैं कि कोई गरीब है वो अरबपति बन जाएगा, करोड़पति बन जाएगा, या रिलेशनशिप अच्छा नहीं है आपको, सब बिजनेस ठीक हो जाएगा, तो दैट मीन्स। बिजनेस चलाने के लिए बहुत अच्छा है। मंत्र, दान और उपवास से कुछ फर्क पड़ता है, हम्म। लेकिन वो फर्क होता है, वो चेंज नहीं होता। ओके। उसको ऑल्ट्रेशन कह सकते हैं, उसको मतलब हम चेंज ऑफ डेस्टिनी नहीं कह सकते। जो है वो एक एस्ट्रोलॉजर डेस्टिनी तो नहीं चेंज कर पाएगा ना किसी की, क्योंकि आजकल जो देखा जा रहा है वो लोग पैसे के लिए बहुत परेशान है, रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं। हमेशा होते थे मैम, पहले भी होते थे, आगे भी होते रहेंगे, और आज भी होते हैं। प्रॉब्लम्स पॉइंट, वही हैं, बस। उनसे डील नहीं कर पा रहे हम, या वो पेशेंस लेवल नहीं है। इंडस्ट्री है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक इंडस्ट्री है। प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, लेकिन होप भी एक इंडस्ट्री है। तो ये होप के चक्कर में मतलब ये जो सब चल रहा है, तो ये सही है या गलत है? गलत है। बिल्कुल, आप सही तो तो, ओपनली बोल रहे हैं कि गलत है। जब आप किसी मरे हुए को और मारते हो तो वो तो गलत है ना। तो तभी तो ये होता है ना कि जब एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जब एक इंसान पहुंचता है, तो वो बहुत जगह से धोखा खाया हुआ आता है, और वो ये सोचता है कि एस्ट्रोलॉजी गलत है। तो उस वजह से एस्ट्रोलॉजी खराब हो रही है ना सर? श्राप है एस्ट्रोलॉजी। ओके। एस्ट्रोलॉजी का श्राप है, तो क्या हर ऐसे हर अच्छी चीज को श्राप लग जाता है। हर अच्छी चीज को श्राप लगता है सर? पर ये भी तो है ना, श्राप भी उनको लगता है। अब वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती है चीज। तो वो तो पहुंची हुई है ना आजकल, एस्ट्रोलॉजी तो नेक्स्ट लेवल पे पहुंची हुई है। सोशल मीडिया हो गया, या ये हो गया, वो हो गया। मेरे को लगता है श्राप भी तो एक ईश्वर का बनाया हुआ जरिया है ना, कि इसका कोई मिसयूज ना करे। क्योंकि श्राप उसी को ही लगता है जो बहुत एक हाई लेवल का होता है। जिनको जिनको एस्ट्रोलॉजी आती नहीं है, जी। वो ज्यादा फेमस हो जाते हैं। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल। बस फिर यही श्राप है एस्ट्रोलॉजी को। ओके। हम्म। मतलब जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर है वो चुपचाप बैठ के अपना काम कर रहा है। अपना काम कर रहा है, और उसको जरूरत नहीं है सोशल मीडिया की। डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा और कपूर साहब उनमें से आते थे। बिल्कुल। और ये जो मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, फल जी दीपिका का, जी। ये डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा की ही लिखी हुई फल दीपिका का रेफरेंस दे रहा ओके, तो इसमें हूँ। पूरा मतलब वर्णित है? वर्णित। बहुत मतलब अच्छी अच्छी बुक्स हुई हैं एस्ट्रोलॉजी में, जिनको जिनको एस्ट्रोलॉजर्स ने ही नहीं पढ़ा हुआ। बृहद संहिता, वरामीर, जातक परिजात, फल दीपिका, सारावली, पराशर होरा शास्त्र, जैमिनी जी। सूत्रम, और भी अनगिनत बुक्स हैं। प्रश्न मार्क, जिनको लोगों ने पढ़ा नहीं है, और अपने आप को एस्ट्रोलॉजर मानते हैं। मतलब वही शॉर्टकट ही हो गया सारा, और लोगों को भी आजकल जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो वो शॉर्टकट की तरफ भाग रहे हैं। है तो सब हमारा प्रारब्ध ही, पिछले कर्मों से ही है, लेकिन उसको जी हम कितना चेंज कर सकते हैं, कितना ऑल्टर कर सकते हैं, इसकी एक लिमिट है। बिल्कुल। हम्म, मतलब एस्ट्रोलॉजी भी अगर हम देखें तो हमारा पूर्व जन्म भी सारा वो डिकोड उसमें हो सकता है, और आने वाला जन्म भी उसमें हम डिकोड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते। तो जब ये हमें समझ आ जाएगी तो प्रेजेंट अपने आप ही सुधर जाएगा, हम वो चीजें नहीं करेंगे, वो कार्मिक नहीं करेंगे तो जनरेट, काल की वजह से हम प्रॉब्लम में हैं आज। और सही और गलत की डेफिनेशन भी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। बिल्कुल। जो चीजें आज के कंटेक्स्ट में हमें सही लग रही हैं, कुछ सालों पहले के कंटेक्स्ट में गलत थी। बिल्कुल।
जो चीजें आज हमें गलत लग रही हैं, कुछ सालों पहले के कंटेक्स्ट में वो सही थी। बिल्कुल सही बात है। धर्म के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि धर्म सिचुएशन के हिसाब से अपना द द जस्टिस टेक कोर्स विद द सिचुएशन। वैसे भी जीवन परिवर्तनशील है, तो परिवर्तन तो आता रहेगा और हमें उसको एक्सेप्ट करना भी एक्सेप्ट चाहिए। एक्सेप्ट करना चाहिए। तभी हम लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। हम्म। तो ये तो बहुत अगर आप अच्छा। अगर आप बड़े ही क्लियर कट माइंड से कोई भी ग्रंथ पढ़ो, चलो मान लो जी। महाभारत पढ़ते हैं, जी। तो जो दुशासन और दुर्योधन ने किया वो तो बहुत गलत था। जी। लेकिन जो युधिष्ठिर ने किया वो भी तो गलत था। बिल्कुल गलत था। तो वो ये हर कोई अपनी ही लैंग्वेज से, जो अपने ही नजरिए से सही और वो गलत की वो डेफिनेशन नजरिए निकालता है। नजरिए की डिफरेंसेस आ जाती है। बस जो हमें लगता है वो सही है, सामने वाले को हम गलत ठहरा देते हैं, जबकि उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हर आदमी का सही और गलत उसकी एक्सप्लेनेशन के हिसाब से वो चेंज हो जाता बिल्कुल। है। एक गे के हिसाब से गे होना गलत नहीं है। बिल्कुल। एक लेस्बियन के हिसाब से लेस्बियन होना गलत नहीं है। क्योंकि बनाए हैं ऐसा भगवान ने उनको। जी। मैंने हमें अपनी सोच को थोड़ा सा और मॉडिफाई या थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी डीप साइंस, वेरी रिलेटेबल साइंस एंड अ नेवर एंडिंग साइंस। बिल्कुल, ये तो समुद्र हो गया पूरा, जितना अंदर जाएंगे उतने मोती और उतनी प्रीशियस चीजें मिलती जाएंगी। असली समुद्र में 14 रत्न थे। बिल्कुल। पराशर और शास्त्र में 101 अध्याय है प्रॉपर। ओके। 101 रत्न तो सिर्फ पराशर और शास्त्र में। ओके। फिर फल दीपिका, सारावली, प्रश्न मार्क और जैमिनी सूत्रम। फिर वो आगे से आगे से आगे से आगे से बढ़ती जाएगी चीज। तो अगर जैसे हम पुनर्जन्म की बात करते हैं और आपने जैसे नाइन्थ हाउस बोला, तो हम उसमें कुछ काम करके अपने प्रारब्ध या जो भी हमारे संचित कर्मास हैं उनको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर सकते हैं, कि जिससे वो सफरिंग आज में हमें मतलब वो आएगी, प्रॉब्लम ना हो। वो सफरिंग आएगी, लेकिन थोड़ी सी आपको एक्सेप्टेंस आ जाएगी। जी। और आप उस चीज को झेलने के काबिल हो जाओगे, उसको निकालने के काबिल हो जाओगे। जी। बहुत डीप साइंस है ये। रिसर्च ही है कि किसी भी सवाल का उत्तर देना। रिसर्च का मतलब ही है। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच सर। ओके मैम, जय श्री राम। जय श्री राम सर, थैंक यू सो मच।